हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभी इंटरप्रेन्योरशिप का लेसन नंबर 6 सेटिंग अप ए न्यू इंटरप्राइजेज यानी नए उपक्रम की स्थापना के संदर्भ में आज बात करेंगे। और ये यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है, ठीक ना। तो आइए बात करने से पहले कुछ और बात कर लेते हैं। और बात ये करेंगे कि अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो खुद करिए, और दूसरे के मोबाइल से दूसरे भाई दोस्त को शेयर करके जरूर सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पूरना जरूरी है अभी मेरे यार। चलिए, तो इस चैप्टर में सबसे पहले वही रूल के मुताबिक क्वेश्चन क्या आता है वो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि किसी उपकरण के जन्म लेने में कौन कौन सी शक्तियाँ निहित है। माने इसका मतलब विच फैक्टर या फंक्शन इज द बर्थ ऑफ न्यू इंटरप्राइजेज, नया इंटरप्राइजेज स्थापित करने में कौन कौन से फैक्टर आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग ये नोट कर लेंगे। दूसरा, डिफाइन स्ट्रेटजी यानी रणनीति क्या होता है, इसकी परिभाषित करना है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, यह लेसन नंबर लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में प्रोजेक्ट जब चैप्टर बनाएंगे ना, प्रोजेक्ट में आएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है। तो यहाँ वाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप इस चैप्टर से नहीं लिखेंगे, वह आपको कहाँ से लिखना चाहिए। मैं 1 मिनट आप देखते रहिए, मैं बताता हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट का लेसन कौन है। लेसन नंबर आपको वहाँ मिलेगा वो 24 में, वहाँ से लिखिएगा प्रोजेक्ट कार्य में, वहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो डेफिनेशन है वो लिखिएगा, ताकि वो कुछ लंबा और बढ़िया होगा। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में आज मैं बता ही दूंगा आप लोगों को कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है। दूसरा है व्यवसाय का प्रवर्तन क्या है, व्हाट इज द प्रमोशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, प्रमोशन क्या होता है, कैसे होता है। और इसके अलावे इसमें बिहार बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से और नहीं आते हैं। और जहाँ तक सीबीएसई बोर्ड का सवाल है, तो सीबीएसई बोर्ड का सवाल इसमें एक क्वेश्चन माने पूछता है कि कोई मिस्टर गौरव, उसमें ऐसे पूछेगा, मिस्टर गौरव है जो एक न्यू बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, आप क्या सजेशन देंगे। इस तरह से क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन को पूछता है। जिस तरह से क्या है ना, एक न्यू बिजनेस को सेटअप करने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक वैसा ही क्वेश्चन देता पूछता है कि एक मिस्टर गौरव है, मिस्टर राजू है या अनवर सर है, एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, आप उसको क्या राय देंगे, क्या करना चाहिए। इस तरह के सवाल उसमें रहते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आप जो बताइए था, द डैश ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, जैसे साइज, लोकेशन, स्टडी, नन ऑफ दीज। क्या करता है बताइए। तो व्यवसाय का क्या करता है, आंसर बता दे, छोड़ दे। साइज इसका आंसर होता है। साइज, कैपिटल, स्ट्रेंथ जो है ना, ये उसके अनुसार से कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है किसी फॉर्म में। और मैं तो एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा ही, ताकि आप मेरे चैनल पे देखने के बाद उसका आंसर छोड़िएगा लास्ट में। चलिए, तो आज छोड़ने के लिए आपको मैं क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। और क्वेश्चन ये इस प्रकार है। क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुणों का होना चाहिए। सफल उद्यमी में आवश्यक गुण यानी सक्सेस, जो भी बिजनेसमैन है, क्या होना चाहिए। ए सक्सेसफुल इंटरप्राइज मस्ट पासेस द क्वालिटी ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या क्वालिटीज एक सक्सेस बिजनेसमैन होना चाहिए, जैसे लीडरशिप, नेतृत्व। दूसरा, कंट्रोल यानी नियंत्रण का पावर। तीसरा, इनोवेशन यानी नवप्रवर्तन, इनोवेटर होना चाहिए उसको। चौथा, ऑल ऑफ दी, इनमें सभी। इसका आंसर आपके ऊपर है, आप हमको बताइएगा देखे या नोट कीजिएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। ये 2011 में झारखंड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बिहार में तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये झारखंड की क्वेश्चन। चलिए, तो बता दिया मैंने। आइए हम बताते हैं। देखिए, जब नया बिजनेस कहीं भी किसी भी एरिया में लगता है, इससे क्या क्या फ़ायदा होता है पहले देखिए। जब नया बिजनेस लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों में इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी बढ़ेगी, लोगों का पर हेड इनकम बढ़ेगा। लोग काम करेंगे तो फैमिली में पैसा आएगा ना, पर हेड इनकम बढ़ेगा। समाज, और इतना ही नहीं, समाज के जो सोशल कल्चर एक्टिविटीज़ होते हैं वो भी बदल जाते हैं। सर ये समझे न, जैसे कल्चर एक्टिविटी पर थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए। आपके घर के कोई आदमी मुंबई में रहते हैं काम करने के लिए, तो देखिएगा उनके पास टाइम नहीं होता। मुंबई में वो दिन रात मार्केट खुला रहता है, दिन रात काम होता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक कैपिटल है इंडिया का। तो वहाँ जापान में कोई आदमी है, वो रुक के हम लोग के यहाँ जो भर दिन लूडो खेलते हैं ना, वहाँ लूडो वूडो नहीं खेलता, लोग अपना काम करता है भर दिन, ज़्यादातर माने मैक्सिमम लोग।
तब जाकर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। पर हेड इनकम ज़्यादा होने से न केवल आपका डेवलपमेंट होता है, आपके घर का डेवलपमेंट होता है, बल्कि यह राष्ट्र का इनकम भी बढ़ाता है। यदि आप सब ज़्यादा कमाइएगा तो सरकार को टैक्स दीजिएगा। सरकार को टैक्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों मोड में दीजिएगा। आप ज़्यादा पैसा जींस पैंट खरीदिएगा, कोई पैंट खरीदिएगा, जूता खरीदिएगा, खाने के लिए रेस्टोरेंट जाएंगे, पार्टी करेंगे, तो इस प्रकार से सरकार को इनडायरेक्ट रूप में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो ये सब भी बेनिफिट होता है, या न केवल पब्लिक के लिए बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है कि आपका इनकम बढ़े। नहीं तो चलिए, तो हम बात करते हैं कि नए इंटरप्राइजेज को स्थापित करने से पहले क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसके द्वारा करवाना चाहिए, आदि बातों पर चर्चा करते हैं। पहला है, किसी ने कहा है कि इसके लिए 5 एम पहले मोस्टली जोड़ी है, उसके बाद 2-3 जोड़ देंगे। 5 एम इसलिए लिया गया कि ताकि आपको याद हो जाए। पहला एम पर होता है मैन। मैन माने आदमी। आदमी मेन जो होता है, मेन पर लेंगे तो आदमी क्या होता है, उत्पादन का जो भी प्रोडक्शन का जो रिसोर्सेस है वो मैन पावर ही एक डायरेक्ट रिसोर्सेस है, यानी प्रत्यक्ष साधन है। लेबर मशीन से मशीन में लगाएंगे ना, फिर भी उसको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई मैन पावर चाहिए है। तो मैन 2 प्रकार के पावर देते हैं आपको, एक स्किल्ड फोर्स देता है, एक अनस्किल्ड फोर्स देता है। नहीं, जिसको एक तो कुशल कहते हैं और अकुशल कहते हैं। जैसे कोई लेबर है जिसका काम है माटी भरना, नहीं तो सर पे उठाता है माटी भरता है, ये स्किल्ड अनस्किल्ड कोई कर देगा नहीं। मगर वही उसी क्वेश्चन को जेसीबी से काटता हूँ मशीन, तो मशीन उल्टे नहीं, उसके लिए क्या होता है, मशीन ऑपरेट करने का नॉलेज होना चाहिए, वो थोड़ा सा अलग किस्म का काम हो गया। पहले क्या चाहिए आपको, मशीन प्लांट ठेका वगैरह ध्यान में रखते हुए लेबर का चुनाव करना चाहिए। तो पहला एम फॉर क्या हुआ, मैन। दूसरा एम फॉर आइए हम आपको बताते हैं मटेरियल। एम फॉर क्या होगा, मटेरियल। यहाँ मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल या प्रोडक्टिव मटेरियल से। प्रोडक्टिव मटेरियल का मतलब होता है कि दोज टाइप ऑफ मटेरियल हु यूटिलाइज टू द प्रोडक्ट ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। मतलब वैसा मटेरियल को आप जिसका यूज़ करते हैं किसी भी सामान को बनाने में, निर्माण करने में, वो आपका क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल हो जाता है। ये रॉ मटेरियल में इसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना पड़ता है, और वह निरंतर आपको मिलता रहे, कंटिन्यू प्रोसेस में आपको मिलता रहे, वही रॉ मटेरियल की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कोई आपको जब समय नहीं दे दिया और फिर जब समय या प्रोडक्शन का तो फरार हो गया, ऐसा नहीं करेंगे। तीसरा एम फॉर क्या होगा, मशीन। क्या होगा, मशीन। मशीन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यानी प्रोडक्शन छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो, मशीन आवश्यक है। यानी मशीन खरीदते समय टेक्नोलॉजी और इसे चलाने वाले टेक्नीशियन दोनों को ध्यान देना चाहिए, जो आपको आसानी से मिल सके, ताकि बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं हो। अभी हम लोग मोबाइल वगैरह लेते हैं तो देखते हैं ना, चाइनीज ऐसा बैटरी सेट किया कि जब मोबाइल बैटरी गया तो मोबाइल ही ख़त्म हो गया यूज़ कर, मतलब वो नया बनाने लेना ही पड़ेगा, उसमें बनता नहीं था। मगर इंडियन जो चीज़ बनते थे पहले, जैसे HMT घड़ी वगैरह, गिर जाए फिर उठा के पहन लेते थे, घड़ी चलता। मगर जो चाइनीज़ आइटम आया है, एक बार हाथ से गिरा तो सामान ख़त्म। उसका टॉर्च ले आइए, गलती से सर रख के सो गए उस पर या हाथ पड़ गया, बस ख़राब हो गया, फिर दूसरा लाना होगा। मगर वही इंडिया में जो टॉर्च बनते थे, जीवन साथी, उसका पीतल का था पीछे वाला, तो वो गिर जाए फिर हम लोग झाड़ देते फिर चलने लगता था। नहीं तो ये क्या बता दिए, मशीनरी। मशीनरी पर भी ध्यान देना चाहिए। एक लेवल का मशीन, आपको एक वीडियो में बताए थे FW टेलर का जो प्रबंध का सिद्धांत है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने भी जोड़ दिया है कि मशीनरी जो है एक ही फैक्ट्री में एक ही तरह के होने चाहिए, 2-4 तरह के मशीनरी नहीं होने चाहिए। आगे चौथा जो अहम है उसको कहते हैं मनी। मनी मतलब मुद्रा, और अनवर सर की भाषा में क्या है, माया। नहीं तो माया यानी मुद्रा। मुद्रा अर्थात पूंजी। तो पूंजी क्या होता है, कैपिटल किसी भी फर्म का जीवन रक्त है, खून के बराबर। जैसा अपने शरीर में अगर ब्लड को निकाल दिया जाए तो आदमी आराम से मर जाएगा, नहीं, बहुत गंदी बात है मरना, तो मर जाता है लोग। तो यह पूंजी 2 प्रकार के होते हैं, एक फिक्स कैपिटल होता है और एक वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल जो फिक्स एसेट्स को बाई करने में लगाते हैं, और वर्किंग कैपिटल जो आपको मार्केट में लगा होता है, और यह उधार के रूप में लगता है, या बिजनेस को वर्क करने में, चलाने में इसका यूटिलाइजेशन होता है। यानी चौथा एम पर क्या हो गया, मनी। और पाँचवा, जहाँ पे सबको अपना अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, और जो यहाँ 5वीं जगह पे हार जाता है, वह सब जगह से हार जाता है, वह क्या है, मार्केट।
मार्केट का हीरो ही बिजनेस का हीरो होता है, यानी मार्केट में आपको जमना होगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि कोई भी फैक्ट्री लगाने के बाद उत्पादन की बाजार में खपत का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। उसी के अनुसार किसी भी इंटरप्रेन्योर को उपकरण में उत्पादन क्षमता रखेगा, क्योंकि अधिक उत्पादन में स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, रखने का दिक्कत होगा, खराब होने का चांस हो जाएगा, लाभ की मात्रा को कम कर देगा इत्यादि। परंतु यहाँ पे फिर हम एक बात रोकेंगे कि FW टेलर महोदय ने कहा है कि प्रोडक्शन को कभी लो नहीं करना, प्रोडक्शन आपका हाई रहेगा, हाई रेंज में लार्ज में करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल मार्केट में छाएंगे, और दूसरे के प्रोडक्ट को हम इफेक्टिव करते हुए, मतलब अच्छे वे उसको पीछे करते हुए हम आगे निकलेंगे। प्रोडक्शन जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो पर यूनिट खर्चा कम लगेगा, और पर यूनिट जब एक्सपेंसेस कम होगा तो हम उसको सस्ता बेच के दूसरे के प्रोडक्ट से आगे निकल के लाभ की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको क्या हो गया, 5M, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन और क्या मार्केट, 5 हो गया। तो अब चलिए मार्केट के बाद अब 2-3 हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। 5 आपको इसलिए बोले थे 5M जो आपको याद हो जाएगा, तो आपको याद हो गया ना, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी और मार्केट, डिलीवर कर लीजिएगा। आइए छठा, प्लेस, स्थान। देखो भाई बहुत भयानक चीज़ है प्लेस। किसी भी न्यू इंटरप्राइज को स्थापित करने में आपको प्लेस को ध्यान रखना होगा, जहाँ पे रेलवे लाइन हो, नहीं जहाँ पे आपको बैंकिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, ग्राहक आ जा सके, आपका जो काम करने वाला वर्कर है उसके लिए दिक्कत नहीं हो, इत्यादि बातों को, मौसम सबको ध्यान में रखते हुए ही फैक्ट्री लगाना चाहिए। जिस तरह से प्रोडक्टिविटी लार्ज स्केल पर फैक्ट्री लगाना होता है तो वो रिहायशी जो रेसिडेंशियल एरिया होता है उसको छोड़ के इंडस्ट्रियल एरिया में जाना चाहिए, ताकि आपको ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह से आसानी से आपको लाइसेंस मिल सके। आइए, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगी, कंटिन्यूअस चलता है प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहता है कि उत्पादन वाली प्रक्रियाओं का क्रम निश्चित कर लिया जाना चाहिए। ऐसा होने से उत्पादन का कार्य कंटिन्यूसली चलता रहता है। उसका होता है मार्केट एनालिसिस। किसी वस्तु का उत्पादन मांग पर निर्भर करता है और मांग बाजार विश्लेषण पर निर्भर करता है, अतः उपकरण की स्थापना से पहले बाजार का एनालिसिस करना चाहिए। देखिए, बाजार का एनालिसिस करना उतना आसान बात नहीं है। उतना आसान बात इसलिए नहीं बताते हैं कि जैसे मार्केट एनालिसिस में अगर आप अभी कहीं जाएंगे, कोई दूसरे सेम बिजनेसमैन से पूछे ना कि मटेरियल कहाँ से लाए, कैसे लाए, नहीं बताएगा आपको। बताएगा तो गलत रिपोर्ट देगा। वो मुंबई से सामान मंगाएगा ना तो आपको कहेगा जब कलकत्ता से मंगा रहा है, ठीक उल्टा बताएगा। और कॉमर्स में बताना भी नहीं चाहिए आप कहाँ से माल लाते हैं और कितने में माल बेचते हैं, आप कितने माल लाते हैं, ये नहीं बताइए। उसको सीधे कहिए कि तुमको लेना है तो हमसे लो, नहीं हम तुमको जितना लाते हो सब 2 रुपया लेके देंगे, तुम 10 रुपया लेके उसके यहाँ से बेच दो। कारण है कि कॉमर्स प्रॉफिट सिखाता है आपको, और प्रॉफिट अर्न करना ही आपका ऑब्जेक्ट और बिजनेस का भी ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो आगे क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक क्वेश्चन बताया था ना, व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आइए इसका आंसर बताते हैं, मगर ये शॉर्ट फॉर्मेट का है। इसे बड़ा देखने के लिए लेसन नंबर 23 में आपको जाना होगा, 6 में नहीं मिलेंगे। कहता है कि सभी तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लेना चाहिए। इस रिपोर्ट में भावी उपकरण का सारा विवरण समाहित होता है। इस रिपोर्ट को एक आवेदन पत्र के साथ सरकार को उद्योग विभाग को रजिस्ट्रेशन के लिए जमा कर देना चाहिए। यह विभाग इस रिपोर्ट के आधार पर उपकरण का अस्थायी पंजीकरण करके इसे स्थापित करने का आदेश दे देता है। साथ ही उपकरण की प्रकृति के अनुसार कई तरह की सुविधाएं और रियायत भी प्रदान करती है। बिहार सरकार है, चूँकि हम बिहार में रहते हैं, बिहार सरकार अभी देखिएगा कहता है कि जो भी न्यू इंटरप्रेन्योर है, आप अगर मेरे यहाँ बिजनेस लगाना चाहते हैं तो आप बिजनेस लगाइए, हम आपको पूरी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। नहीं, पूरी सुविधा मुहैया कराने का मतलब है कि वो आपको लाइसेंस जल्दी देगा, उसके बाद आपको बिजली आपूर्ति कराएगा, मार्केट में कोई प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉर्ट आउट करेगा, इत्यादि बहुत सारी सुविधा के बारे में कहता है। और आप अपने किस चीज़ का नेचर ऑफ बिजनेस आपको लिख के कंपनी को देना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस लिख के देने से क्या होगा कि जैसे कोई आपका हो सकता है कि फैक्ट्री डोमेस्टिक बेस हो सकता है फैक्ट्री आपको इंटरनेशनल बेस हो, तो उसी के अनुसार प्रोडक्शन में आपको टैक्स रिएबिलिटी जो छूट मिलेगी आपको उसी के अनुसार मिलेगा। चलिए, तो आप उम्मीद है कि ये समझ गए होइएगा कि एक बिजनेस स्थापित करने में इन सब चीज़ों को हम लोग देखना है।
अब इसका जो आपका सब सामान हो गया उसका क्रियान्वयन क्या करेंगे, यानी इसी में एक टॉपिक मैं बनाता हूँ जिस टॉपिक का नाम है उपक्रम स्थानीय स्थापना का क्रियान्वयन, यानी प्रोजेक्ट क्या है एस्टेब्लिशमेंट। प्रोजेक्ट जो एस्टेब्लिशमेंट करते हैं उसका जो है, हाँ अब दिखाई दिया, एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपको अपने प्लेस का, स्थान का चुनाव करना चाहिए कि कहाँ पर मैं बिजनेस को लगाना चाहता हूँ। उसके बाद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराइए, भवन बनवाइए। कंस्ट्रक्शन इसलिए करवाइए कि पहले से रिकंस्ट्रक्ट घर में आपको उसके अनुसार काम करना होगा। बिल्कुल। आइए, आप बात कर रहे थे भवन निर्माण के बारे में, तो आपको जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए वो अपने यूज़ के अनुसार कराना चाहिए। सेकेंड है, उसके बाद मशीन जो भी टेक्नोलॉजी है, कल चीज़ है, उसकी स्थापना करनी चाहिए और उस कर्मचारी को देख रेख में रखना चाहिए जिससे कि किसी भी गड़बड़ी को तुरंत ठीक किया जा सके। यदि किसी मशीन की प्रकृति ऐसी है कि उसे एयर कंडीशन में रखा जाए तो उसके लिए एयर कंडीशन भवन के निर्माण करने चाहिए। कुछ मशीन एसी में चलते हैं, कंप्यूटर जो है ना गर्मी में ज़्यादा नहीं चलता है, तो उसके लिए एसी जो है अनुकूल वातावरण होता है। उसका प्रोडक्शन की जांच करनी चाहिए। जैसी मशीन लगा के इंजीनियर क्या क्या चलते हैं, कह नहीं चलते हैं, दुआओं में याद रखना नहीं है, काम करके जाओ। तो उसका प्रोडक्शन बनवाइएगा और उसको चेक कीजिएगा, मतलब सामने प्रोडक्ट निकालने के बाद उसको पता चलेगा कि ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गड़बड़ काम कर रहा हो तो तत्काल वो ठीक करके जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको होता है पैकेजिंग की व्यवस्था करना, अट्रैक्टिव पैकेजिंग होना चाहिए। अच्छा, पैकेजिंग व्यवस्था ठीक से करके उसके लिए विवरण की कार्यवाही की जाती है। इसके लिए उसे सुनिश्चित मार्ग अपनाया जाए। माल किसी थोक व्यापारी के हाथ सौंपना है, एजेंट को सौंपना है, खुदरा व्यापारी को सीधे देना है, कहाँ देना है, वो पैकेजिंग के बाद हम लोग को व्यवस्था सोचना चाहिए, ठीक है। अब पैकेजिंग के बाद क्या होगा, आपको बाजार में प्रवेश, एंट्री मारिएगा। कहाँ, मार्केट में एंट्री मारेंगे हम लोग, नहीं क्या बताया, जो मार्केट का हीरो होता है ना वही बिजनेस का हीरो होता है। तो मार्केट में जब प्रवेश करेंगे तो कहता है पैकेजिंग और वितरण व्यवस्था दुरुस्त कर लेने के बाद साहसी उत्पादन बाजार में दाखिला लेता है जहां उसकी असली परीक्षा होती है। साहसी अपने उत्पादन के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया पर हमेशा चौकस बनाए रखते हैं। यानी आप भी कभी अगर बिजनेसमैन बनिएगा तो मार्केट पर पूरा ध्यान दीजिएगा। मार्केट अगर आपने ठीक से पकड़ लिया तो आपको फिर दिक्कत आगे नहीं होने वाला। नेक्स्ट कहता है उपक्रम की स्थापना और क्रियान्वयन, और उपक्रम उसी तरह से वो क्या होगा तब जाके सक्सेस होगा। यार जो मार्केट में कमाएगा वही ना प्रॉफिट कमाएगा, जो प्रॉफिट कमाएगा वही आगे चलेगा। तो ये था आपको कि किसी भी इंटरप्राइजेज की स्थापना और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में क्या करना चाहिए। अब आइए एक नेक्स्ट टॉपिक, बस 5 मिनट का डिले, जहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे मैं उसी के बारे में बताऊंगा और उसी के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन है कि कनेक्टिंग द फिनांस या कलेक्टिंग द फिनांस, है ना। कनेक्ट करिए या कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट करने के लिए पहले आपको कनेक्ट करना होगा, मिलना होगा, जाकर उसके यहाँ आवेदन देना होगा, एप्लीकेशन देना होगा। तो कहता है कि नए उपक्रम में जो ओनर्स कैपिटल होता है, स्वामित्व पूंजी होता है, यह एक डेप्ट पूंजी होता है जो कर्ज, यानी कर्ज के दो, कैपिटल के 2 भाग हो गए। एक आप वैसा कैपिटल जो ऑनर सिक्योरिटी के माध्यम से, ऑनर्स कैपिटल के माध्यम से जुटाते हैं और दूसरा डेप्ट के माध्यम से जुटाते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि सोर्सेस ऑफ कैपिटल, आप कैपिटल कहाँ से ला सकते हैं, इस पर बात करेंगे। नहीं, पहले मैं बोल चुका हूँ कि किसी भी फर्म के लिए कैपिटल क्या है, जीवन रक्त है, खून की तरह है। जिस तरह से आदमी ब्लड के बिना मर सकता है तो किसी भी फर्म को कैपिटल के बिना मारा जा सकता है। कहता है एक व्यवसायिक उपक्रम को ऋण पूंजी भी प्राप्त करनी होती है। ऋण पूंजी प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे औद्योगिक वित्त निगमों व व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त करना और राज्य सरकार वित्तीय सहयोग। राज्य सरकार जो होती है ना, ये भी फिनेंशियल सपोर्ट करता है। पहले बोले ना कि वो फिनेंशियल सपोर्ट करेगी, आपको करोड़ों करोड़ों का लोन देगी कि आप बिजनेस को ठीक से चलाइए, परंतु आदमी ठीक होना चाहिए, चाइनीज नहीं होना चाहिए लेके भाग जाने वाला विजय माल्या। तो पहले आपको बताते हैं राज्य सरकार जो लोन देता है आपको, तो ये लोन एडवांस्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। पता है राज्य सरकारों के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की दर अंततः 3 से 5% होती है। सरकारी इकाई की दशा में यह और भी कम होता है। ऋण स्वीकृत करने का अधिकार जिला उद्योग केंद्र का होता है। जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री, मुजफ्फरपुर में भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये वहाँ पे ऋण स्वीकृत करता है, एक्सेप्ट कर देगा।
और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी जो है आपको लार्ज मात्रा में इंटरेस्ट देगी और 3 से 5% के बीच में आपसे इंटरेस्ट लेगी। एक है स्टेट फिनांस कॉरपोरेशन है, यानी यह जो कॉरपोरेशन है यह राज्य वित्त निगम है। यह राज्य वित्त निगम वैसी संस्था है जो 30 लाख तक ऋण दे सकता है, जबकि अन्य संस्थाएं 15 लाख तक ऋण देती है। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि स्टेट फिनांस कॉरपोरेशन जो है वो कितना लोन मैक्सिमम देती है, 30 लाख तक लोन देती है, और बाकी जो छोटा छोटा कॉरपोरेशन है वो 15 लाख तक का लोन देता है। इसमें ऋण वापसी 10 वर्ष में कर सकते हैं। ब्याज की दर 8% से 12% तक होती है। ये पहले का रेट है। आपको आज का रेट बताते हैं कि आज यह रेट घट के 7.23% हो गया, 7% तक आ गई है रेट, ठीक है। तो अभी और 10% तक वो आ गया, कार लोन गिर गए हैं, हाउसिंग लोन गिर गए हैं, सभी परसेंटेज नीचे आ गए हैं। मगर यहाँ पर ऋण आपको तभी मिलेगा जब अपनी योग्यता और व्यवहारिकता साबित करेंगे। ऐसा नहीं कोई आदमी कहा है कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, मेरे को कंपनी खोला, 30 लाख लोन दो, मिल जाएगा, ऐसी बातें नहीं है। लोन भी मिलता है तो इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, उससे काम और प्रोडक्शन को देखते हुए, उसके चुकाने की क्षमता को देखते हुए, और इनकम टैक्स अगर पहले से रिटर्न फाइल करा है उस सबको देखते हुए लोन दिया जाता है। यानी कुल मिला के समझ लीजिए पैसा वाला को ही पैसा मिलेगा, ठीक है। आगे नेशनल बैंक जो होता है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक होती है, राष्ट्रीयकृत बैंक भी स्वविनियोजित उद्यमियों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। वे उद्यमियों, स्वरोजगार में लगे कामगारों, एकल व्यापारियों, फर्म, हिंदू परिवार आदि को लोन देता है। यह 2 लाख रुपए तक से 3 लाख रुपए लोन देती है। जो सोल ट्रेड चलाते हैं ना, अविभाजित हिंदू फैमिली बिजनेस, और इंडस्ट्री जो होम इन जो लघु बिजनेस है, क्या कहते हैं उसको, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ये सबको देता है लोन। और मैक्सिमम कितना तक देगा आपको, 2 से 3 लाख तक देगा। याद रखिए, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है और इसमें सरकार सब्सिडियां भी देती है। अभी देखिएगा कि बकरी पालन पे और गाय मुर्गा पालन पे सरकार छोटे छोटे इंडस्ट्री, छोटे छोटे जो इंटरप्रेन्योर होते हैं उसको सब्सिडी देता है, और काम कहता करने के लिए नहीं, पकौड़ा तलना भी तो आजकल एक काम है नहीं। चलिए, लघु उद्योग विकास निगम, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लघु उद्योग विकास निगम में उद्यमियों को रियायती दर पर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए ऋण उपक्रम कराया जाता है। कार्यशील पूंजी मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए। देखिए, वर्किंग कैपिटल किसको नीड ज़्यादा होता है यह समझने के लिए समझिए कि जो क्रेडिट सेल करेगा ना, उधार बिक्री, उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और जो उधार बिक्री नहीं करता है उसको वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए। मतलब वो कैश सेल करता है तो उसका कैश जैसे मॉल में जाते हैं और 2 किलो चीनी लीजिए कि पैसा भैया कल ले देंगे, तो आपको देगा वो? नहीं देगा ना, गेट से बाहर नहीं आने देगा। हम लोग मोहल्ले के दुकानदार से ले लेते हैं, तो इसलिए उसको डबल पूंजी रखना पड़ता है, डबल ट्रिपल पूंजी। तो चलिए, तो यही सब चीज़ से 4 जगह से, जैसे क्या बताया, लोन एडवांस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा ऋण, और स्टेट फिनांस कॉरपोरेशन, राज्य वित्त निगम, और राष्ट्रीय नेशनल बैंक, और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है कॉरपोरेशन, ये आपको लोन देता है, जहाँ से हम लोग लोन याद रखते हैं। इस टॉपिक से आपको यह याद रखना चाहिए कि लोन एडवांस में स्टेट गवर्नमेंट देगी लोन, वह 15 लाख तक देगी और 3 से 5% तक ब्याज लेगी। वर्तमान का रेट नहीं है, याद रखिए। जो स्टेट फिनांस कॉरपोरेशन है वह मैक्सिमम 30 लाख तक लोन देगी, और जो नेशनल बॉन्ड बैंक होता है वो 2 से 3 लाख रुपया तक लोन देता है जांचने के बाद। ये सब बात याद रखेंगे तो हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, तो ये आपका हो गया। आगे देखते हैं कि आपके टॉपिक जो आपको एग्जाम में टच करेंगे, उद्यमी द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ। कोई बात नहीं, जो भी इंडस्ट्रियल चलाता है, जो भी नए नए बिजनेस करते हैं, उसके सामने में हमेशा चुनौती रहता है। चुनौती से नहीं घबराना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन को चुनौती कब आ जाए, जैसे पे ऑफ पीरियड है, जब आप भुगतान के समय लेबर को जब पेमेंट करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, नहीं, समस्याएं होगी। तृतीय समस्या, और कुछ समस्या मत पढ़िए, समस्या पढ़िएगा ना तो नया बिजनेस नहीं लगा पाइएगा, इसकी समस्या नहीं है। अगर आप नया बिजनेस लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको परमिशन लेना पड़ता है सरकार से। जैसे हम लोग का मन हो चलो चाइना में बिजनेस खोल दे, होगा क्या? नहीं हो सकता है। तो इस तरह से समस्या की ओर ध्यान नहीं देना है। इसका जो क्वेश्चन बना दिए, एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, बता दें कि नए उपक्रम स्थापित करने से पूर्व साहसी को किन किन आवश्यक बातों पर ध्यान देना चाहिए।
What essential factors should be considered by an enterprise before setting up a new enterprise? ये 2016 में या 2019 में झारखंड ने पूछा था। बिहार में इसी क्वेश्चन को पूछता है कि आप एक नए उपक्रम को, नए इंटरप्राइजेज को किस तरह से स्थापित करेंगे। इस क्वेश्चन को सीबीएसई बोर्ड में कहेगा कि रोहन एक नया बिजनेस स्थापित करना चाहता है, उसे अब क्या करना चाहिए। तो यह मोड है, सब समझ के होइएगा, ये कोई बड़ी बात है आपके सामने में नहीं है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, एक सफल उद्यमी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कहता है मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए जो चीज़ चाहिए वो इससे अच्छा आपको कहाँ मिलेगा, बिजनेस स्टडीज़ के हमारे वीडियो में। और बिजनेस स्टडीज़ में इसमें केवल क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर नहीं दिया। आइए कुछ आंसर से सुना देते हैं कि सफल एंटरप्रेन्योर में क्या क्या गुण होना चाहिए। पहला नंबर से लीडर की गुण होने चाहिए, यानी लीडरशिप करने आना चाहिए, उसको नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। सेकेंड, उसमें सहनशील होना चाहिए, यानी वो कोई चीज़ बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। डिसीजन मेकर होना चाहिए, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला होना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए, देखने और बात करने में अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसको सेकेंड नंबर, और उसके नेक्स्ट होता है कि वो दूसरे को देखकर यानी थोड़ी देर बात करके उसकी ज़रूरत को समझने वाला होना चाहिए, ताकि वो उससे बता सकता है। थर्ड, लॉस होने पर परेशान होने वाला नहीं होना चाहिए, उसको समझना चाहिए बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होते ही रहता है, तो लॉस होने पर ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, उसको धैर्य रखनी चाहिए। और ज़्यादा लाभ होने पर उसको फिर बहुत ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए और चैन से नहीं सोना चाहिए, क्योंकि लाभ और हानि आते जाता रहता है। अगर लाभ ज़्यादा होने पर आप निश्चिंत हो जाएंगे या खुशियाँ मनाने लगेंगे तो लाभ ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। काम में जैसी ढील दीजिएगा, वही पता है ना कि मार्केट का हीरो वही है जो मार्केट में सस्टेन करता है। एक बार धूम मचा के बाहर चला गया वैसा नहीं, मार्केट में कंटिन्यू रहना। जैसे आपको देखिए डाबर कंपनी भी है, डाबर कंपनी जब से हम लोग पैदा हुए तब से डाबर का नाम सुनते हैं, अभी भी डाबर है नहीं। तो ये सब कंपनियां जो कुछ कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि आपको कुछ मोबाइल कंपनी, सिम कंपनी, देखिए आया कुछ दिन रहा, घाटे लगा चला गया, दिवालिया हो गया, दूसरे को दिवालिया कर दिया। तो वैसे नहीं, जो वैसा कंपनी जो रहा हो बहुत दिन तक उसको कहते हैं। उसका कहता है कि एक बिजनेसमैन को मृदुभाषी होना चाहिए। मृदुभाषी का मतलब क्या होता है कि प्यार से पोलाइटली बात करने वाला होना चाहिए। उसके बाद एक बिजनेसमैन को एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। एक अच्छा प्रबंधक का मतलब है कि आप अपने दुकान पे अगर 10, 20, 50 या कितना भी कुछ स्टाफ को रखे हुए हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को भी आप देखेंगे और उसी के अनुसार उसका कार्य का एनालिसिस करेंगे, नहीं तो बिजनेस कभी ना कभी स्टाफ बर्बाद करवा देगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के साथ। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।